अच्छा, तो अब ये वाला जो हमारा टॉपिक होगा, ये होगा कि एविडेंस में क्या कुछ होता है, ठीक है? तो सबसे इससे जो पिछली वाली वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि आप जब एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करते हो तो उसके स्टेप्स थे, ठीक है? उसमें सबसे पहले स्टेप में था कि क्वेश्चन बनाना है आपने, ठीक है? तो एविडेंस में क्वेश्चन जो है ईबीपी में सबसे पहले आप क्वेश्चन जो है इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन के बारे में बना सकते हो, इसके बारे में प्रोग्नोसिस डायग्नोसिस के बारे में कोई क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है? फिर उसको फिर सर्च करते हो आप, ठीक है? क्वेश्चन बना के आप सर्च करते हो एक डेटाबेस या कहीं पे। तो इसके अलावा जो है और भी तरीके एविडेंस के, तो वो भी इसमें होंगे। तो एविडेंस के अलग अलग तरीके इसमें बताएंगे और हर एक जो क्वेश्चन रिलेटेड स्पेसिफिक जो क्वेश्चन रिलेटेड था, जैसे कि इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन था, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि टेंस इफेक्टिव है कि नहीं, तो उसके लिए आप जब देखते हैं एविडेंस, तो एविडेंस आपको किस किस फॉर्म में मिलेगा इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन के लिए, इस तरह डायग्नोसिस के लिए किस तरह फॉर्म में मिलेगा, इस तरह। और तो सबसे पहले ये जो आपको टेबल नज़र आ रहा है ना, ये जो आपको ये स्लाइड नज़र आ रही है, इसमें जितना लिखा हुआ है अभी हम ये सारा पढ़ेंगे, ठीक है? ए टू जी, ऊपर से लेकर नीचे तक। तो सबसे पहले एविडेंस अबाउट इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन। तो अगर आपने एक इंटरवेंशन का इफेक्ट देखना है तो उसके लिए आप किस किस तरह का एविडेंस आपको मिल सकता है। सबसे पहले क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप एक इफेक्ट देख सकते हैं। इसके अलावा वो जो इंटरवेंशन है उसका इफेक्ट आप कैसे उसका देख सकते हैं, उसका आप मैकेनिज्म अगर देखिए, उसका जो मैकेनिज्म के बारे में थ्योरी है, जिस तरह टेंस के बारे में कहते हैं कि पेन गेट थ्योरी पे काम करता है, तो अगर आप उसके बारे में सोचें और उससे आपको ये अंदाजा हो सकता है कि अच्छा ये तो इस पे काम कर रहा है, तो ये जो है इसका एविडेंस है, ठीक है? इसके अलावा आप क्लिनिकल रिसर्चेज जो है वो देख सकते हैं, उसके थ्रू आपको एविडेंस मिल सकता है इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन के बारे में। उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्चेज है, हर एक में अलग अलग टाइप की रिसर्चेज होती है, मोस्ट में कंबाइन होती है। अच्छा, सिस्टमेटिक रिव्यूज़ हो गए जिसमें डिफरेंट रिसर्चेज को एक साथ जो है उसका खुलासा निकाल के बताया होता है। पेशेंट के एक्सपीरियंसेस, मैंने बताया था पेशेंट के एक्सपीरियंस के बारे में आप क्वेश्चन जनरेट कर सकते हो और उसके लिए आप एविडेंस ढूंढ सकते हो। तो किस किस्म के एविडेंस आप ढूंढ सकते हो? क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन, रिसर्च, सिस्टमेटिक रिव्यूज़। इसके बाद प्रोग्नोसिस, आपने एक सवाल बनाया है कि क्या ये डिजीज़ जो है क्योरेबल है कि नहीं, ये कितने टाइम में क्योर होती है, ठीक है? तो आपने सवाल बना लिया, तो उस सवाल के लिए आप कैसा एविडेंस आप जो है मिल सकता है आपको, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप एविडेंस ले सकते हो। ये आपका एक सोर्स हो सकता है। क्लिनिकल रिसर्च जो होती है, आप रिसर्चेज डिफरेंट टाइप्स की देख सकते हो जिसके थ्रू आपको एविडेंस मिल सकता है सिस्टमेटिक रिव्यूज़ के थ्रू। इसके अलावा एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, ठीक है? जिस तरह कोजेंस टेस्ट हो गया एपिकॉन्डलाइटिस के लिए। तो वो टेस्ट जो है वो अगर आप उसकी एक्यूरेसी देखना चाहते हो कि कितना जो है इफेक्टिव है कितना नहीं है, तो उसके लिए आप एक तो क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन के थ्रू, क्लिनिकल रिसर्चेज आप डिफरेंट देखते हो, उसमें जो है ये इस टाइप के रिसर्चेज में आपको एविडेंस मिल जाता है कि हाँ इसकी इतनी एक्यूरेसी है, इतनी इसकी स्पेसिफिसिटी है, इतनी इसकी सेंसिटिविटी है। सिस्टमेटिक रिव्यूज़ में भी आपको मिल जाता है, ठीक है? तो ये डिफरेंट इसके एविडेंस की वो है। अब सबसे पहले इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन की जो एविडेंस है, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन, सीरीज ऑफ मैकेनिज्म, क्लिनिकल रिसर्चेस की टाइप्स और सिस्टमेटिक रिव्यूज, ये अब सारे एक बारी बारी हम पढ़ते हैं, ठीक है? जब ये आप पढ़ लेंगे, इसके बाद ये जो नीचे वाली इनकी टाइप्स है ये आपको समझ आ जाएगी आराम से, क्योंकि क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन इसमें भी हो रही है, जिस तरह इसमें क्लिनिकल रिसर्च, इसमें भी क्लिनिकल रिसर्च की टाइप्स है, इसमें हो सकता है थोड़ी सी अलग हो, इसमें थोड़ी सी अलग हो। तो ये फर्स्ट वाला पढ़ ले और बाकी हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो एविडेंस अबाउट इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप जो है एविडेंस के एक सोर्स है। थीरीज अबाउट मैकेनिज्म, क्लिनिकल रिसर्चेज और सिस्टमेटिक रिव्यूज। तो क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन सबसे पहले देखते हैं। क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ये जो है क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन नॉर्मली जो होता है, आप क्लिनिक लेट सपोज चलाते हैं, आप फिजियोथेरेपिस्ट है, आपके पास एक पेशेंट आया, आपने उसे ट्रीट किया, ठीक है? आपने काफ़ी कुछ देखा, आपने एक ट्रीटमेंट अप्लाई की और उसके बाद देखा कि उससे थोड़ा बहुत उसे आराम मिला है। अगले दिन दूसरा पेशेंट आया, आपने वो ट्रीटमेंट अप्लाई की, उससे फिर से आराम मिला। इस तरह आप रोज़ाना जो है काफ़ी पेशेंट्स की कंडीशंस देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उनमें जब आप ट्रीट प्रैक्टिस करते हैं तो आप काफ़ी कुछ आपको मिलता है, ठीक है? तो जब आपको कोई यूज़फुल चीज़ मिलती है तो आपका दिमाग जो है वो स्टोर कर लेता है, ठीक है? तो जो डिस्टिलेशन होती है, डिस्टिलेशन मतलब फ़िल्ट्रेशन एक किस्म से होती है। वो जो इम्पोर्टेंट जो बातें होती हैं वो आप ज़हन में रख लेते हैं, बाकी आपसे भूल जाती है बातें, ठीक है? तो जो बातें आपके ज़हन में रह जाती है वो प्रैक्टिस नॉलेज कहलाती है ना, प्रोफेशनल क्राफ्ट नॉलेज भी इसे कह सकते हैं। तो ये जो नॉलेज होती है एक्सपीरियंस, इसीलिए जो एक्सपीरियंस होते हैं ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उनके पास काफ़ी बातें ऐसी होती हैं जो कि जो नोवाइस प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनके पास नहीं होती। तो वो फिर अपने जो लेस एक्सपीरियंस जो नोवाइस कोलिग्स हैं उनके साथ वो बातें शेयर कर सकते हैं। तो ये क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन, ये एक एविडेंस की टाइप है जो कि आप इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन देखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं कि लेट सपोज आपने एक टेंस दिया है, टेंस मशीन लगाई है पेशेंट को और चेक करिए कि पेन कम हो रहा है कि नहीं। आपके पास एक पेशेंट आया, आपने उसे लगाई और इफेक्ट क्या आया, उसका पेन कम हो गया, उसने कहा मेरा पेन कम हो गया, ये आपने ऑब्जर्व कर लिया। तो ये एक तरीका हो सकता है एविडेंस का, ठीक है? लेकिन ये कभी कभार मिसलीडिंग कॉज हो सकता है। क्यों? क्योंकि लेट सपोज एक पेशेंट को एक बैक पेन हुआ है, ठीक है? तो हो सकता है उसने 2 दिन बाद वैसे भी ठीक होना और वो दूसरे दिन आपके पास आया और आपने टेंस लगाया और उसने वैसे भी ठीक होना था। तो आपकी टेंस की मशीन, आप समझे कि टेंस की मशीन की वजह से ही ठीक हो गया है, ठीक है? तो इस वजह से ये एक किस्म से मिसलीडिंग भी हो सकता है। तो
ये जो इन्होंने बात बताई हुई है, इसको कहते हैं कन्फाउंडर्स। कि आपने जो है समझा कुछ और, लेकिन उसके पीछे कुछ और ऐसे फैक्टर था जिसकी वजह से वो चेंज रिजल्ट आया। ठीक है, तो इस एक्सट्रेनियस फैक्टर्स को कन्फाउंडर्स कहते हैं। कौन कौन से कन्फाउंडर्स हो सकते हैं? नेचुरल रिकवरी एक कन्फाउंडर है, सब्जेक्टिव असेसमेंट एक है, प्लेसिबो इफेक्ट्स और रिकॉल बायस। ठीक है, ये कन्फाउंडर्स जो है एरर्स कॉज कर सकते हैं। आप एक चीज़ लगा रहे हो और वो बंदा ठीक हो रहा है, हो सकता है वो मशीन की बजाय नेचुरल रिकवरी की वजह से ठीक हो रहा हो, सब्जेक्टिव असेसमेंट की वजह से, प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से, रिकॉल बायस की वजह से। तो ये कन्फाउंडर्स होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट ठीक हो रहा हो, तो और आप समझ रहे होते हैं कि ये मेरी इंटरवेंशन की वजह से ठीक हो रहा है। तो ये क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में ये एक जो है नेगेटिव पॉइंट है। तो अब एक एक कन्फाउंडर को देखते हैं। नेचुरल रिकवरी जो है, तो नेचुरल रिकवरी जो है कन्फाउंडर है कि जैसे मैंने बताया था, एग्जांपल दी थी कि टेंस उसको लगा रहे हो, उसने वैसे ही हील होना उस कंडीशन ने, तो हम समझते हैं टेंस की वजह से हुआ है। तो ये एक नेचुरल रिकवरी का कन्फाउंडर हुआ। ठीक है, ये कन्फाउंडर है। तो इधर इन्होंने एग्जांपल दी, आर्थराइटिक पेन जैसे हो गई, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया, वो कुछ अरसे बाद या कुछ टाइम बाद खुद ही ठीक हो जाती है। तो हम लोग अगर उसके ठीक होने के जो रिकवरी वाला स्टेज होता है उसमें अगर उसे हम कोई इंटरवेंशन दे रहे हैं और वो ठीक हो रहा है, तो हम समझ रहे हैं कि इंटरवेंशन की वजह से ठीक हो रहा है, जबकि उसने अपना डिजीज प्रोसेस जो है उसने कंप्लीट होना होता है उस टाइम। तो इसके अलावा सब्जेक्टिव असेसमेंट एक कन्फाउंडर ये है। आप जब टेंस उसे लगाते हो तो वो कहता है मुझे पेन कम हो गया है। अब ये तो वो कह रहे हैं, हम तो पेन देख नहीं सकते ना। तो जो चीज़ हम देख नहीं सकते तो हमें तो पता नहीं है कि असल में पेन कम हो रहा है कि नहीं। वो बंदा हो सकता है झूठ कह रहा हो, बंदा हो सकता है वैसे जो है उस थेरेपिस्ट को खुश करने के लिए कह रहा हो। बस पोलाइट लोग होते हैं, जिस तरह इधर इन्होंने बताया हुआ है कि पेशेंट जब देखते हैं कि थेरेपिस्ट इतनी ख्वारी करे तो कह देते हैं कि हाँ मेरा पेन कम हो गया है। इसके अलावा जो है बाज़ लोग पोलाइट और सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन की वजह से कह देते हैं कि मेरा पेन ठीक हो रहा है। ठीक है, इसको एक हॉथॉर्न इफेक्ट होता है ना, एक इफेक्ट है ये, फिनोमिनन है। इसमें जब आप एक बंदे से कहे कि मैं तुम्हारा बिहेवियर देखूंगा, जब उसे आपने कह दिया कि मैं उसका बिहेवियर देखूंगा, तो वो अपना बिहेवियर थोड़ा चेंज कर देता है। इसको हॉथॉर्न इफेक्ट कहते हैं, साइकोलॉजी का एक वो इफेक्ट है ना, फिनोमिनन है। तो इसकी कैटेगरी में से डाला हुआ है कि इसी तरह का ये अगर देखा जाए तो ये इसी के अंदर आ सकता है। तो पेन की जिस तरह मैंने एग्जांपल दी, तो ये सब्जेक्टिव असेसमेंट है, तो इसके थ्रू हमें मिसलीडिंग रिजल्ट आ सकता है क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन का। अच्छा, जो थर्ड कंफाउंडर है प्लेसिबो इफेक्ट। ठीक है, आपने टेंस उसे लगाया, वो पेशेंट आया कहता है मुझे दर्द है, आपने उसे टेंस लगा दिया, वो उसको लगता है उसको कि मैं टेंस लगाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। बस पेशेंट्स ऐसे होते हैं, कोई ऐसी कोई जिस तरह अल्ट्रासाउंड हो गया वो लोग कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड लगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। या कोई मुझे इधर जो है गांव से जब ये औरतें वगैरह आती है वो कहती है कि डॉक्टर मैं बीमार हूँ, उनको कोई तुम वैसे ही मेडिसिन लिख दो तो वो खा के जो है कहती है बस मैं ठीक हो गई हूँ। ठीक है, तो ये प्लेसिबो इफेक्ट कि बंदा जो है कहता है कि मैं ठीक होऊंगा, तो बस वो जो है ना फिर उसमें ठीक होने लगता है। तो ये जो बात की गई प्लेसिबो इफेक्ट, इसके बारे में एक एग्जांपल भी दी गई है। एक सर्वे हुआ तो ऑस्ट्रेलियन फिजियोथेरेपिस्ट ने किया था, जिसमें बताया गया कि अल्ट्रासाउंड के जो बेनिफिशियल इफेक्ट्स जो आते हैं वो ज़्यादातर जो होते हैं ना, वो प्लेसिबो इफेक्ट्स की वजह से आते हैं। सही हो गया। रिकॉल बायस, रिकॉल बायस, बायस मतलब फेवर देना। ठीक है, रिकॉल, आप पेशेंट्स आपके पास लेट सपोज दिन में 10 पेशेंट्स आए हैं। ठीक है, आपको सारे नहीं याद होगे सारे याद होगे, लेकिन 2-3 दिन बाद आपको सिर्फ बाज जो स्पेशल केसेस होते हैं ना वो आपको याद होगे, जो कि बहुत अच्छा जिसी किसी पेशेंट से रिजल्ट आया हो या बहुत बुरा रिजल्ट आया हो, तो वो आपको याद रह जाते हैं, बाकी आप भूल जाते हैं। तो अगर लेट सपोज आपके पास टेंस का ही पेशेंट का देखें, अगर टेंस में आपको वो वाले याद होंगे जो बहुत अच्छा जिससे फ़ायदा हुआ या बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, तो इसके अलावा जो नॉर्मल थे या जिनको थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ तो वो आपको याद नहीं होंगे। तो जो एक्सट्रीम्स होते हैं वो ज़्यादातर याद होते हैं, जिसकी वजह से रिकॉल बायस आता है। आपकी वो जो टेंस के बारे में परसेप्शन होता है या एविडेंस होता है वो ठीक नहीं होता। तो इधर इन्होंने यही बात की हुई है। सही हो गया। तो सिंपल कंक्लूजन इन कन्फाउंडर्स की ये बताइए कि जो क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन वाला जो एविडेंस का तरीका है, तो ये मिसलीडिंग एस्टिमेट्स दे सकता है इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो पढ़ लिया है वो इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन के, इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन में जो क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन वाला था, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन। अब पढ़ेंगे थीरीज अबाउट मैकेनिज्म, जिसके थ्रू हमें एविडेंस मिल सकता है एक इंटरवेंशन के बारे में। ठीक है, कि उसका इफेक्टिवनेस है कि नहीं है। तो थीरीज अबाउट मैकेनिज्म, तो हमारे पास बस ऐसे वो है मोडलिटीज़ है, जिस तरह अल्ट्रासाउंड हो गया या पीएनएफ की टेक्निक्स हो गई। बाज़ इंटरवेंशंस की बात करें, इंटरवेंशंस बाज़ ऐसे होते हैं जिसके बारे में हमारे पास कोई साउंड प्रूफ नहीं होता, हमारे पास सिर्फ थीरीज होती है जिसकी बेसिस पे हम कहते हैं कि इंटरवेंशन इफेक्टिव है। जैसे कि अल्ट्रासाउंड हो गया। ठीक है, वो कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी ज़्यादा कर लेता है जिसकी वजह से हीलिंग हो सकती है, जबकि रियल में हीलिंग जो है डायरेक्टली नहीं देखी गई। सही है, थीरीज है, मतलब एक बंदे ने बात कही है कि इसका मैकेनिज्म ऐसे है,
मैकेनिज्म हमें पता है, लेकिन ये पता कितना मैकेनिज्म वो काम करता है, कितनी इफेक्टिवनेस है उसकी। ठीक है, तो ये हमें इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन के बारे में इतना खास नहीं बता सकता। सही हो गया। थीरीज के थ्रू हम ये लगा सकते हैं पता कि ये जो है कौन सी मोडेलिटी अच्छी होगी, लेकिन ये नहीं लगा सकते कि कितनी इफेक्टिव होगी। सही हो गया। तो साइज ऑफ इंटरवेंशन, साइज ऑफ इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन हमें नहीं बता सकता कि कितने साइज का इफेक्ट आएगा, कितना इफेक्ट आएगा, कितनी इफेक्टिवनेस होगी, लेकिन ये बता सकता है कि कौन सी इंटरवेंशन कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। तो इसके बारे में ही बात की गई है। अच्छा, तो दूसरा जो एविडेंस का हमने सबसे पहले पता है क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन का पता लगा सकते हैं, उससे एविडेंस ले सकते हैं। दूसरा एविडेंस जिससे हमें इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन को पता चल सकता है वो है थीरीज अबाउट मैकेनिज्म। अब जो सही आते हैं एविडेंस के जो तरीके हैं वो है क्लिनिकल रिसर्च और सिस्टमेटिक रिव्यूज। ठीक है, तो क्लिनिकल रिसर्च इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन के लिए जो है केस सीरीज होगी, कंट्रोल ट्रायल्स हो गए, रैंडमाइज ट्रायल्स हो गए, एन ऑफ वन रैंडमाइज ट्रायल्स। ठीक है, तो अब एक एक को देखेंगे। तो ये अब एक एक को देखते हैं। क्लिनिकल रिसर्च जो है काफ़ी अच्छी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो मैंने बता दिया। और ये आपको अच्छा खासा साइज ऑफ ट्रीटमेंट के इफेक्ट के बारे में बताता है कि कितना इफेक्ट आया है, कितनी इफेक्टिव है ट्रीटमेंट। ठीक है, या इंटरवेंशन। तो अनबायस्ड हम एस्टिमेट्स बता सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले केस सीरीज आता है जो कि इन्फीरियर लेवल पे है। ठीक है, ये एविडेंस इतना स्ट्रांग नहीं होता। क्यों? केस किसे कहते हैं? एक आपके पास केस आया, जिस तरह डेंगू का केस आ गया। ठीक है, इस तरह लेट सपोज आपके पास अर्थराइटिस का केस आया है, आपने उस पर एक इंटरवेंशन की है और उसका रिजल्ट आपने डॉक्यूमेंट कर दिया, तो ये केस सीरीज़ कहलाता है। ठीक है, इस तरह की काफ़ी आपने डॉक्यूमेंट किए और वो फिर आपने पब्लिश कर दिए, तो ये केस सीरीज़ कहलाती है। सिंपलेस्ट स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कंडीशन ऑफ इंटरेस्ट, जैसे मैंने बताया अर्थराइटिस लेट सपोज कंडीशन ऑफ इंटरेस्ट है, उसमें आपने एक इंटरवेंशन दी, टेंस की एग्जांपल देते हैं, तो आपका इंटरवेंशन जो है इंटरवेंशन ऑफ इंटरेस्ट आपने अप्लाई किया और रिजल्ट चेक किया, पेशेंट की कंडीशन चेक की, तो इसको केस सीरीज़ कहते हैं। सही हो गया। तो इसमें ही चेक करते हैं कि पेशेंट ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये सिंपल है। और इसमें वही नेचुरल रिकवरी वाला कन्फाउंडर आ सकता है या और कन्फाउंडर्स आ सकते हैं, जैसे सब्जेक्टिव असेसमेंट और वो जो डिफरेंट और थे ना, तो इसमें भी एरर्स हो सकते हैं और रिजल्ट सही नहीं आ सकता, मिसलीडिंग रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये वीक एविडेंस कहलाता है। दूसरा जो है कंट्रोल ट्रायल्स। ठीक है, इसमें जो हमने बताया कि केस सीरीज कंट्रोल ट्रायल्स और ये रैंडमाइज्ड और एन ऑफ वन पड़ेगी ना। तो अब कंट्रोल ट्रायल्स क्या होते हैं? कंट्रोल नेम को देखें कि कंट्रोल इसमें आया, कंट्रोल को हमने यूज़ करके ट्रायल किया, मतलब रिसर्च की, उसमें हमने टेस्टिंग की, ट्रायल्स इसे कहते हैं टेस्टिंग करने को। तो कंट्रोल ग्रुप यूज़ किया है। ठीक है, तो उसमें कंट्रोल ग्रुप में क्या होता है कि आपने एक को तो टेंस दिए है, साथ आपने उसी तरह के एक और बंदा लिए, उसी करेक्टरिस्टिक का एक और बंदा लिए, और इसको आपने कोई और इंटरवेंशन दी है, या आपने उसको कोई इंटरवेंशन नहीं दी, या आपने वही टेंस वाली इंटरवेंशन दी है और साथ ही जो है कोई और चीज़ ऐड कर दी है, और आप चेक करते हो कि दोनों को जब हम एक ही कंडीशन के बंदे, लेट सपोज दो बंदे हैं, दोनों को अर्थराइटिस है, दोनों मेल है, दोनों की एज भी ऑलमोस्ट सेम है, और फिर आपने उसको टेंस दिया एक को और दूसरे को लेट सपोज मोबिलाइजेशन दे दी, और आप देख रहे हो कौन सा अच्छा है, तो वो जो है एक कंट्रोल ट्रायल हुआ। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट होता है ये अच्छा होता है। इसमें बायसनेस भी कम होती है। ठीक है, आ सकती है बायसनेस आ सकती है, लेकिन इसमें जो है वो जो एरर्स होते हैं वो कम होते हैं, कन्फाउंडर्स नहीं होते इसमें। ठीक है, तो इसमें कंट्रोल आ जाता है। सही हो गया, बायस का कंट्रोल आ जाता है, इसलिए इसे कंट्रोल ट्रायल्स कहा जाता है। तो इसमें यही बात लिखी हुई जो मैंने बताई है कि एक को हमें या तो इंटरवेंशन दे सकते हैं, या अलग दे सकते हैं, या बिल्कुल नहीं दे सकते। ठीक है, इसके अलावा अगर इसमें एक बात बताई हुई है कि ये जो इंटरवेंशन के बारे में तुमने बात बताई हुई है कि इंटरवेंशन जो है एक को दे सकते हैं, दूसरे को नहीं दे सकते हैं, वही मेरी बात जो मैंने बताई वही इसमें बताई हुई है, कुछ मुश्किल नहीं है। इसके अलावा जब एक को आपने इंटरवेंशन दी है और एक को नहीं दी, तो आपको क्या बताएगा कि अगर इंटरवेंशन दे एक बंदे को तो वो अच्छा है, या अगर बिल्कुल दे ही ना तो तब अच्छा है। ठीक है, तो इससे आपको ये रिजल्ट पता चल सकता है। अगर आपने एक बंदे को स्टैंडर्ड इंटरवेंशन दी है और वही के साथ लेट सपोज टेंस दी है एक बंदे को अपने अर्थराइटिस वाले पेशेंट को, और दूसरे जो अर्थराइटिस वाले पेशेंट है उसे टेंस के साथ आपने मेडिकेशन दी है, और फिर देखते कि कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो इसमें आपको ये बताता है। जबकि तीसरे वाले में जब आप दो अलग अलग इंटरवेंशन दे रहे हैं, टेंस दिया और साथ ही साथ मोबिलाइजेशन दे दी, और आप दोनों में फ़र्क देखते कौन सी ज़्यादा सुपरफिशियल है, तो आपसे इनको ये पता आपको ये पता चल सकता है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने एक बात की हुई है कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि दो अर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं, एक की एज कम है, एक की ज़्यादा है, ये दोनों के उसमें करेक्टरिस्टिक में फ़र्क है, एक बंदा जो है बहुत ही अलग उसके करेक्टरिस्टिक है, दूसरा जो है उसके अलग है। आप दोनों को अलग अलग इंटरवेंशन दे रहे हो, रिजल्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ज़रूरी तो नहीं है वो दोनों तो सेम बंदे नहीं है, दोनों पे वो कंडीशन जो है एक की हो सकता है कम पेन हो, एक को ज़्यादा पेन हो, एक को हो सकता है जल्दी ठीक हो जाए, हेल्दी हो, दूसरा अनहेल्दी हो, तो इसकी वजह से भी बायस आ सकता है। तो इसको एलोकेशन बायस कहते हैं, ये सिलेक्शन बायस कहते हैं। ठीक है, जब आप कंपेरेबल ग्रुप्स ना हो दो,
ठीक है, एक इंटरवेंशन वाला ग्रुप होता है और एक कंट्रोल ग्रुप होता है। तो इधर इन्होंने बात बताई हुई है कि जब दो ग्रुप्स कंपेरेबल हो तो तब आपको सही रिजल्ट मिलता है। तो इधर अब रैंडमाइज्ड ट्रायल्स पे आते हैं। रैंडमाइज्ड मतलब आपने जो ग्रुपिंग की है उसमें रैंडमाइजेशन की है, ठीक हो गया। तो इससे पहले मैंने एक बात बताई कि कंपेरेबल ग्रुप्स कंपेरेबल है कि नहीं। तो वो हम कैसे उनको कंपेरेबल बना सकते हैं, मतलब कि सेम करेक्टरिस्टिक ऑलमोस्ट कंपेरेबल हो सके, ठीक है। ये ना हो कि एक में एक जैसे और दूसरा बिल्कुल उनके अपोजिट लोग हो गए हैं। तो इसको हम रैंडमाइजेशन के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। आपने 20 बंदे हैं, आपने पर्ची लेट सपोज डाल दी और उनमें से आपने 10 को एक में डाल दिया, 10 को दूसरे में, आपको पता नहीं है कि किस ग्रुप में कौन से हैं, तो आपने रैंडमली डाल दिए। तो इसमें प्रोबेबिलिटी जो थी ऑलमोस्ट सेम हो जाती है सबकी। माना कि उनके जो है जो फीचर्स है सारे बिल्कुल ठीक नहीं होंगे, लेकिन वो कंपेरेबल होगी, मतलब आइडेंटिकल नहीं होगी लेकिन कंपेरेबल होगी, ठीक है। तो इधर इन्होंने ये बात बताई हुई है। एन ऑफ वन रैंडमाइज ट्रायल्स, ये एक और किस्म का रैंडमाइज ट्रायल है जिसमें आप एक पेशेंट लिया, उस पे पहले आप, इससे पहले जो हमने रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल पढ़ा या कंट्रोल ट्रायल पढ़ा, उसमें आपने एक में ट्रीटमेंट देते हैं एक ग्रुप को, ठीक है, 10 लोगों को आपने टेस्ट दे दिया और 10 को आपने अल्ट्रासाउंड दे दिया। इस वाले में आप क्या करते हैं, इस वाले में आपने एक बंदा लिया, उसको आपने पहले कभी आपने अल्ट्रासाउंड दिया कभी टेंस दिया। जब अल्ट्रासाउंड दिया उसके बाद आपने इफेक्ट उसी बंदे पे देखा, उसी बंदे को फिर आपने टेंस दिया, उसके बाद इफेक्ट देखा रैंडमली। कोई भी ट्रीटमेंट पहले या बाद में दे दे, या एक साथ एक बार दे दी फिर दो थोड़ी देर बाद फिर से वही वाली दे दी। तो इस तरह रैंडमाइजेशन करके आप देखते हैं कि उस पर रिजल्ट क्या आ रहा है, और उस सब का रिजल्ट का देखते हैं कि क्या आगे से आउटकम निकला है, ठीक है, एवरेज आउटकम देखते हैं। तो इसको कहते हैं एन ऑफ वन रैंडमाइज डिज़ाइन, ठीक है। इसके थ्रू आप जो है वो जो कंपेरेबल डिफरेंस था कि एक बंदा अलग है दूसरे बंदे से, ये तो आप रिमूव कर देते हैं, एक ही बंदे पे आपने किया है ना। तो ये तो आपने रिमूव कर दिया कि दो बंदे अलग अलग है, तो हो सकता है टेंस एक पे काम करे एक पे ना करे। तो आपने एक ही बंदे पे किए इस बार, लेकिन आपके पास रिजल्ट लेट सपोज आ गया कि इस बंदे पे जिस पे मैंने अल्ट्रासाउंड और टेंस बार बार अप्लाई किए, तो उस पर टेंस ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट आया है, ठीक है। ये तो आपको आंसर मिल गया, लेकिन क्या टेंस सब पे इफेक्टिव होगा? इस बंदे पे तो इफेक्टिव हुए हैं, लेकिन यही टेंस और बंदों पे हो सकता है, तो एक्स्ट्रापोलेटेड टू अदर पेशेंट्स, ये हम इससे नहीं कर सकते, ये इसकी एक लिमिटेशन है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन में, काफ़ी एविडेंस की टाइप्स पढ़ ली। तो ये अगर आप देखें तो हमने इसमें क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन देख ली, थीरीज अबाउट मैकेनिज्म, क्लिनिकल रिसर्च की टाइप्स देख ली। अब सिस्टमैटिक रिव्यूज़ आता है, ठीक है। सिस्टमैटिक रिव्यूज़ में फिर सिस्टमैटिक रिव्यूज़ आएगा, और मेटा एनालिसिस हो गया, और प्रोस्पेक्टिव सिस्टमैटिक रिव्यूज़। तो अब सिस्टमैटिक रिव्यूज़ पे आते हैं, ठीक है। तो सिस्टमैटिक रिव्यूज़ क्या होता है, इससे पहले हमने पढ़ा कि ट्रायल्स होते हैं, ठीक है, कंट्रोल ट्रायल हो गया, नॉन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हो गया, रैंडमाइज्ड हो गया। तो अब आपने एक रिसर्च देखी जिसमें ये कंट्रोल ट्रायल यूज़ किया गया है ना, कंट्रोल ट्रायल था, उसका आपने रिसर्च देखी, लेट सपोज टेंस के बारे में देखा कि टेंस आर्थराइटिस में लेट सपोज इफेक्टिव है कि नहीं। आपने एक कंट्रोल ट्रायल देख लिया। इस तरह किसी और ने भी यही रिसर्च की होगी आर्थराइटिस के पेशेंट पे, ठीक है, कंट्रोल ट्रायल्स की होगी। इस तरह किसी और ने भी की होगी, काफ़ी लोगों ने किया। अब आप हर एक का तो नहीं देख सकते ना। तो सिस्टमेटिक रिव्यू क्या करता है, ये उन सारे जो रिसर्चेज होती है उनको लेता है, उनको देखता है, एनालाइज करता है, और उससे फिर इंफॉर्मेशन जो है, जो मेन जो उसका रिजल्ट आता है वो सारा आपके सामने पेश कर देता है कि हमारे पास खुलासा ही आया है, ठीक है, समरी। तो सिस्टमेटिक रिव्यू जो होता है वो इसलिए रोबस्ट होती है इसकी फाइंडिंग, सही है। तो ये बहुत अच्छा सोर्स ऑफ एविडेंस है। इंडिविजुअल ट्रायल से ज़्यादा ये ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि इसमें सारे ट्रायल्स ऐड किए गए और सबको बताया गया कि सबका क्या रिजल्ट आया, और फिर वो जो इसके बारे में जो है, जब वो आप करते हैं इन्वेस्टिगेशन और सब कुछ करते हैं, तो उसके थ्रू आपको सही पता चल जाता है। आप जो है जब सिस्टमेटिक रिव्यू अगर कोई कर रहा है, तो सिस्टमेटिक रिव्यू में जो है उन्होंने बताया होता है कि मेथडोलॉजी उन्होंने कौन सी यूज़ की हुई है, इसके अलावा जो आपने रिव्यू लिखा है उसमें कोई बायस तो नहीं है, सारा कुछ आपको बता देते हैं। तो इसके थ्रू बायस कम हो जाता है। तो हाई क्वालिटी सिस्टमेटिक रिव्यू जो है वो आपको बहुत अच्छा एक सोर्स ऑफ इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन बता सकता है, ठीक हो गया। इसके अलावा मेटा एनालिसिस इससे भी अच्छा है, जिसमें आप सिस्टमेटिक रिव्यू ही कर रहे हैं लेकिन इसमें आप स्टैटिस्टिक्स को ऐड कर लेते हो, ठीक है। इससे पहले मैंने बताया, मैं कहता हूँ सिस्टमेटिक रिव्यू में ऐसा होता है कि अच्छा इस बंदे ने जब ये ट्रायल किया था आर्थराइटिस के पेशेंट्स में, तो इसने बताया कि टेंस जो है इतना इफेक्टिव है, जबकि इस दूसरे बंदे ने किया तो इसने कहा कि टेंस इतना इफेक्टिव है। ये सिस्टमेटिक रिव्यू हुआ। मेटा एनालिसिस में क्या है, आपने उसके जो फाइंडिंग्स थे, जो कैलकुलेशंस थी, वो सारी आपने फिर से जो है स्टैटिस्टिकली सारा कुछ किया। दूसरे बंदे की भी जितने भी रिव्यूज़ होते हैं, ट्रायल्स होते हैं, उन सब की जो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके आपके पास रिजल्ट पेश करते हैं। तो मेटा एनालिसिस उससे भी ऊपर है, लेकिन मेटा एनालिसिस
में एक लिमिटेशन आती है, मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि बस ट्रायल्स जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं जिनको आप गैदर करके उससे डेटा निकालते हैं, तो उन्होंने कंप्लीट डेटा नहीं लिखा होता, ठीक है। तो उसको ओवरकम करने का तरीका ये है कि आप उनसे जो रॉ फॉर्म होती है डेटा की, उन्होंने जो रिसर्च लिखी हुई है, उससे पहले उनके पास जो जितना डेटा होता है वो सारा उनसे आप डायरेक्ट ले लें कि ये सारा मुझे डेटा दे दो, मैं खुद जो है इसकी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके पेश कर दूंगा। तो मेटा एनालिसिस इस तरह ठीक किया जा सकता है। अब जो बेस्ट है एविडेंस, वो है प्रोस्पेक्टिव सिस्टमैटिक रिव्यू। प्रोस्पेक्टिव मतलब फ्यूचर में, आगे की तरफ, टाइम में आगे की तरफ जाए। सो आप पहले से कह देते हैं कि मैं इस टॉपिक पे सिस्टमैटिक रिव्यू करूँगा, तो आपने पहले से सब कुछ अपने टॉपिक टाइटल और सब कुछ मेथोडोलॉजी पहले से सिलेक्ट कर लिया होता है। फिर जब उस पर ट्रायल्स होते हैं, रिजल्ट्स आते हैं, उसके बाद आप अपना जो है सिस्टमैटिक रिव्यू लिखते हो। तो ये जो होता है, ये और भी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये प्रोस्पेक्टिव सिस्टमैटिक रिव्यू जो है थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? काफ़ी मुश्किल होता है ये, क्योंकि इसमें टाइम काफ़ी लगता है। आपको पता नहीं होता कि कंट्रोल ट्रायल्स हो गए आगे के नहीं होंगे और कितने टाइम में होंगे। तो ये बड़ा मुश्किल रहता है, तो इसकी वजह से ये बहुत रेयर होता है। सही हो गया। तो सेक्शन की कंक्लूजन जो है, कौन से सेक्शन की इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन के लिए जो एविडेंस आप ले सकते हैं, उसके बारे में बताया हुआ है कि हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च अच्छा सोर्स ऑफ एविडेंस है एज़ कम्पेयर टू क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन और थ्योरी की जो हमने पढ़ा है, ठीक है। इसके अलावा जो है केस सीरीज जो थी और नॉन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स, ये थोड़ा सा इन्फीरियर कंसिडर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स और सिस्टमेटिक रिव्यूज़। ठीक हो गया। तो इसके साथ जो है एविडेंस अबाउट इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन हमारा खत्म होता है। उसमें हमने क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन, थ्योरीज ऑफ मैकेनिज्म्स, इसके अलावा क्लिनिकल रिसर्च की टाइप्स हमने पढ़ी, केस सीरीज हो गया, रैंडमाइज ट्रायल्स हो गए, कंट्रोल ट्रायल्स हो गए, एन ऑफ वन रैंडमाइज्ड हो गया। इसके अलावा सिस्टमेटिक रिव्यूज़ देख लिया, मेटा एनालिसिस देख लिया। अब एक्सपीरियंस, पेशेंट का एक्सपीरियंस आपने देखना है कि पेशेंट, लेट सपोज एक बीमारी है तो उसमें वो कैसा फील करता है, किसी कंडीशन में कैसा फील करता है। तो उसके लिए आप क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी एक तो एविडेंस आपको मिल सकता है कि अच्छा हाँ, मैंने इसे देखा था, ये ऐसा फील करता है, इसका ऐसा एक्सपीरियंस है इसके रिलेटेड। इसके अलावा क्लिनिकल रिसर्च चीज़ होगी और सिस्टमेटिक रिव्यूज़, इसके थ्रू आप एक्सपीरियंस गैदर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको ऑलमोस्ट सिस्टमेटिक रिव्यू को ही पता, क्लिनिकल रिसर्च की पता है, तो अब आपके लिए आसान होगा। तो इसमें जो क्लिनिकल रिसर्च है इसके बारे में पहले बता दूं कि क्लिनिकल रिसर्च इसमें क्वालिटेटिव होती है, ठीक है, क्योंकि आप एक्सपीरियंस आप जो है क्वांटिटी में बयान नहीं कर सकते। जैसे एक बंदा, मैं कहता हूँ कि हैप्पी है, कितना हैप्पी है, आप ये नहीं बता सकते कि 10 हैप्पी है या 100 हैप्पी है। आप कहते हो बहुत हैप्पी है या कम हैप्पी है, क्वालिटी आप बता रहे हो। तो इसमें क्वालिटी आप बता सकते हो एक्सपीरियंसेस में, तो क्वालिटेटिव रिसर्च चीज़ इसमें आती है, ठीक है। तो क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप पता लगा सकते हो कि एक पेशेंट जो है वो या तो इससे सेटिस्फाइड होगा कि नहीं, इसके अलावा उसकी क्या वैल्यूज़ है, क्या प्रेफरेंसेस होती है। तो ये सब कुछ आपको थॉट्स उसकी पता चल सकती है क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन के थ्रू। इसके अलावा क्लिनिकल रिसर्च के बारे में बताया, क्लिनिकल रिसर्च में क्वालिटेटिव रिसर्चेज जो है वो आपको बता सकती है कि व्यूज़ के बारे में। इसके अलावा सिस्टमेटिक रिव्यूज़ क्या होते हैं, वो सिस्टमेटिक रिव्यूज़ क्या होता है, वो या तो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च, उनको इकट्ठा करके उनका वो बताता है ना, आपको समरी देता है। तो इसमें क्वालिटेटिव रिसर्चेज जितनी भी हुई एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में, उसको लेके ये उससे रिजल्ट बताता है। तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। सही हो गया। तो इसके थ्रू आपको इम्पैक्ट, अप्रोप्रिएटनेस और एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ इंटरवेंशन, लेट सपोज टेंस, इसके बारे में पेशेंट्स क्या सोचते हैं, उनको एक्सेप्टेबल है कि नहीं। तो ये जो है आपका क्वेश्चन है, इसके बारे में आप ये सर्च कर सकते हो। तो वो एविडेंस आपको क्वालिटेटिव सिस्टमेटिक रिव्यू से मिल सकता है, ठीक है। तो और ये जो डिफरेंट तरीके हैं, तो इसके साथ जो है ये भी खत्म हो गया। अब एविडेंस अबाउट प्रोग्नोसिस। आपने प्रोग्नोसिस के रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि आया कि इस डिजीज़ का जो टाइम पीरियड है कितना होगा, कितनी जल्दी रिकवर होगा पेशेंट। तो आप प्रोग्नोसिस फाइंड कर रहे हो, तो उसके लिए आप एक तो क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन के थ्रू एविडेंस आपको मिल सकता है, ठीक है। और आप क्लिनिकल रिसर्च से एविडेंस ले सकते हो, ठीक है। उसमें प्रोस्पेक्टिव या रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडीज, टाइम वाली स्टडीज होती है, क्लिनिकल ट्रायल्स के थ्रू और सिस्टमेटिक रिव्यूज के थ्रू। तो क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन जो है उसमें हम क्वेश्चन वगैरह पूछ लेते हैं। हम नहीं, पेशेंट जो है ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉक्टर मैं ठीक हो जाऊँगा कि नहीं, कितने टाइम में ठीक होगा, ठीक है। तो ये प्रोग्नोसिस का हम वो पूछ रहे होते हैं कि इस कंडीशन की प्रोग्नोसिस कैसी होगी। तो आप उसको कहाँ से पता लगा सकते हैं, आपको कैसे पता होगा कि उनको क्या जवाब देना है, एविडेंस के थ्रू। एविडेंस आप कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, जब आप रोज़ एक पेशेंट को देखते हैं, ठीक है, काफ़ी पेशेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं, उनकी कंडीशंस ऑब्जर्व करते हैं, वक्त के साथ साथ आपको पता चलता है अच्छा इसको आर्थराइटिस था, इतने दिन बाद जो ये ठीक हो गया। आर्थराइटिस तो खैर छोड़े, कोई और कंडीशन हो जैसे कि ब्रूजिंग हो गई है, आपको पता है कि 3-4 दिन बाद मैंने देखा था कि ये ठीक हो जाता है। तो आपने क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन की, उसके थ्रू आपने उनको अंदाज़ा लगा के बता दिया कितने टाइम में ठीक होगा। तो क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में बाद फिजियोथेरेपिस्ट तो इतने तकड़े होते हैं कि वो पेशेंट के जो कंडीशन का जो पैटर्न है उससे अंदाज़ा लगा लेते कि जल्दी रिकवर हो गई, लेट रिकवर होगा, ठीक है। तो ये फिजियोथेरेपिस्ट टू फिजियोथेरेपिस्ट भी डिपेंड करता है क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन उनकी कितनी स्ट्रांग है। लिमिटेशंस, एविडेंस इसकी जो
क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप जो एविडेंस इकट्ठा करते हो, तो उसकी लिमिटेशन क्या होती है? ज़्यादातर डॉक्टर जो फिजियोथेरेपी जो होते हैं वो क्यों क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन उनकी इतनी अच्छी नहीं हुई होती, वो फॉलो अप ज़्यादातर उनके पेशेंट्स नहीं करते, तो जिसके थ्रू डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट को पता नहीं होता कि अच्छा वो पेशेंट ठीक हुआ था कि नहीं। इसके अलावा जो है थोड़े बहुत पेशेंट्स पे अगर फॉलो अप हो, सारों पे नहीं होता, तो इसके थ्रू आपको पता नहीं चलता कि इस कंडीशन से रिकवरी हुई है कि नहीं, ठीक है। तो एक तो क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन हो गया, दूसरा क्लिनिकल रिसर्च के थ्रू। क्लिनिकल रिसर्च में ज़्यादातर कोहॉर्ट स्टडीज होती है। कोहॉर्ट स्टडी में आप क्या करते हैं, आप प्रोग्नोसिस चेक करते हो, एक बंदे की कंडीशन है, आप देखते हो वक्त के साथ इसमें क्या चेंजेस आ रही है, ठीक है। तो इसको लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ कहते हैं कि आप वक्त के साथ साथ देख रहे हो। कोहॉर्ट की फिर दो टाइप्स है, ठीक है। तो कोहॉर्ट की दो टाइप्स है, एक है प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी, एक है रिट्रोस्पेक्टिव, मतलब आप वक्त में आगे की तरफ जा रहे हो। आपने प्रोस्पेक्टिव में क्या होगा, और रिट्रोस्पेक्टिव मतलब वक्त में पीछे की तरफ जा रहे हो। तो प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी में क्या होता है, आपने लेट सपोज देखना है कि एक बंदे ने स्मोकिंग छोड़ दी है, उसके लंग्स जो है, लंग्स में जो मसला है, लेट सपोज कोई मसला है, वो कितने टाइम में ठीक होता है। तो आप उसको वक्त के साथ साथ देखते हो, इस बंदे को हर रोज़ ऑब्जर्व करते हो और लिखते हो, डेटा लिखते हो। तो आप वक्त में आगे आगे जा रहे हो और डेटा ऑब्जर्व कर रहे हो और लिख रहे हो, तो इसको प्रोस्पेक्टिव कहते हैं, ठीक है। जबकि रिट्रोस्पेक्टिव में आपने, आपके पास ऑलरेडी एविडेंस, मतलब वो पड़ा हुआ है, डेटा पड़ा हुआ है कि एक बंदे ने सिगरेट छोड़ा था और वो इतने टाइम में ठीक हो गया, ठीक है। तो आपने ऑलरेडी जो एविडेंस पड़ा होता है, जो डेटा पड़ा होता है, उसको कलेक्ट करके, उसको एनालाइज करके आप रिजल्ट पेश कर देते हो। तो रिट्रोस्पेक्टिव इसे कहते हैं, मतलब पीछे की तरफ आप देख रहे टाइम में। इसके अलावा क्लिनिकल ट्रायल्स भी आप कर सकते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स में जो जैसा कंट्रोल ट्रायल हो गया, जिस तरह इधर रैंडमाइज टाइप की ट्रायल की एग्जांपल दी हुई है। लेट सपोज एक रैंडमाइज ट्रायल एक बंदा कर रहा है, एक बंदे को पहली लोगों पे कर रहा है, कौन से लोगों पे, जो पॉपुलेशन है वो है फर्स्ट एपिसोड लो बैक पेन, उनको अभी भी लो बैक पेन हुआ है, उस पर आप वो चेक कर रहे हैं कि स्टेबलाइजिंग एक्सरसाइज बेनिफिशियल है कि नहीं। तो ये आप क्या कर रहे हैं, इंटरवेंशन का इफेक्ट देख रहे हैं ना। लेकिन इसके थ्रू आपको कभी कभार प्रोग्नोसिस का पता चल जाता है। लेट सपोज आपने स्टेबलाइजिंग एक्सरसाइज 3 सालों के लिए एक बंदे में देख रहे हैं, ठीक है, उसको 3 सालों के लिए लो बैक पेन के लिए ये एक्सरसाइज दे रहे हैं। तो इतने टाइम में आपने साथ एक और भी ग्रुप होता है ना, जिस कंट्रोल ग्रुप, उसमें हो सकता है आपने एक्सरसाइज ना दी और उनको भी आप देख रहे हैं। तो आपको इसके थ्रू ही पता चल सकता है कि ये तो इतने टाइम में रिकवर हो गया था ना। तो ये जो रिकवरी जो हुई है, ये भी प्रोग्नोसिस है, ठीक है, कितने टाइम में रिकवरी हुई है। तो इसके थ्रू आपको इनडायरेक्टली प्रोग्नोसिस का भी कभी कभार पता चल सकता है। सिस्टमैटिक रिव्यूज़ वही कि ट्रायल्स को या रिसर्चेस को इकट्ठा करके खुलासा देना। तो कोहॉर्ट स्टडी जिस तरह होती है, एक बंदे ने एक टॉपिक पे कोहॉर्ट स्टडी की, दूसरे बंदे ने भी की हुई है, उन सबको इकट्ठा करके आप रिजल्ट पेश करना। तो ये बेस्ट अवेलेबल सोर्स होगा एविडेंस का, ठीक है। किस चीज़ के लिए, प्रोग्नोसिस के लिए। तो प्रोग्नोसिस का कर लिया। अब डायग्नोस्टिक और एक्यूरेट स्क्रीनिंग टेस्ट जो होते हैं, जैसे कि मुझे लगता है इस बंदे को शोल्डर इम्पिंजमेंट है, तो उसके लिए अगर मैं लेट सपोज नियर्स टेस्ट करता हूँ, तो नियर्स टेस्ट में की एक्यूरेसी या उसका जो स्पेसिफिसिटी है, सेंसिटिविटी है, वो कितनी है, वो हमें किधर से पता चलेगा, वो हमें एक तो क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन से, इसके अलावा क्लिनिकल रिसर्च से, सिस्टमेटिक रिव्यूज से। क्लिनिकल रिसर्च में क्रॉस सेक्शनल या रैंडमाइज्ड। तो क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में आप जब एक टेस्ट, लेट सपोज आप एक टेस्ट कर रहे हो, तो आप देखते हो कि कितना इफेक्टिव है। आपको लेट सपोज पहले से कंडीशन का पता है, इसकी कंडीशन है, आप जब उसको वो अप्लाई कर रहे हो और आपको वही पॉजिटिव आ रहा है, तो आप कहते हो हाँ ये टेस्ट हो, ठीक है। तो ये आपकी क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन होगी। तो इसके अलावा जो है, तो क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन के अलावा जो है, आप क्रॉस सेक्शनल स्टडी के थ्रू जो है ना, एक डायग्नोस्टिक टेस्ट की एक्यूरेसी देख सकते हैं। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ मोस्टली इसमें यूज़ की जाती है, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी में क्या होता है, आपके पास लेट सपोज पेशेंट से आपको ऑलरेडी पता है इनको ये जो है कंडीशन है, ठीक है। लेट सपोज आपके पास लो बैक पेन के पेशेंट्स हैं, ये आगे मैं बताता हूँ कि लो बैक पेन के आपके पास पेशेंट्स हैं, आप एमआरआई के थ्रू कंफर्म कर लेते हैं कि इनको लेट सपोज किसी नर्व की वजह से मसला है, ठीक है। एमआरआई के थ्रू आपने देख लिया कि नर्व की वजह से मसला है, फिर आप कोई टेस्ट करके देखते हो, आपने कोई स्पेसिफिक टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म करते हो उसके बाद, और चेक करते हो कि उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं। तो आपको तो ऑलरेडी एमआरआई से पता चल कि इस बंदे को नर्व का मसला है, और उस टेस्ट के थ्रू भी पॉजिटिव रिजल्ट है, तो हम कह सकते हैं टेस्ट जो है ठीक है। तो हमने जो सबसे पहले डायग्नोस किया, तो उसको हमने गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट के थ्रू डायग्नोस किया, रेफरेंस स्टैंडर्ड टेस्ट के थ्रू, ठीक है। तो इस जिस चीज़ के थ्रू हम डायग्नोस सबसे पहले करेक्टली करते हैं, उसको गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं, जिस तरह एमआरआई इस केस में है, ठीक है। उसके बाद फिर आप वो जो टेस्ट आपने, डायग्नोस्टिक टेस्ट आपने वो चेक करना होता है, तो उसको जो है फिर आप चेक करते हैं, क्लिनिकल टेस्ट हो गया, ठीक है। तो इधर इन्होंने एग्जांपल दी हुई साइटिका के लिए, जो है आपने क्लिनिकल टेस्ट किया, एमआरआई के थ्रू आपने कंफर्म कर दिया, उसके बाद आपने क्लिनिकल टेस्ट के थ्रू चेक किया कि रिजल्ट सेम आ रहा है कि नहीं। अब लेट सपोज एमआरआई से एक बंदे का पता चला कि इसको नर्व रूट का लेट सपोज प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एमआरआई से पता चला इस बंदे को नर्व रूट का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने एक टेस्ट किया नर्व रूट का पता लगाने के लिए और वो पॉजिटिव आ गया, तो वो टेस्ट ठीक नहीं हो सकता। तो क्रॉस सेक्शनल में आप ये चीज़ कर सकते हो। इसके अलावा रैंडमाइज ट्रायल्स भी आप कर सकते हो। रैंडमाइज ट्रायल में क्या करते हो कि आप दो ग्रुप में डिवाइड कर दिए बंदों को, बास को आप डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आप देते हो और दूसरे को नहीं देते, और चेक करते हो क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो इधर ये बात की हुई है, एक्यूरेट डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन
जो है इसके दैट सपोज बेटर डिसीजन अबाउट मैनेजमेंट इसके थ्रू